स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज चंदेल स्टडी मटेरियल। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था और अभी तक की लेक्चर सीरीज को देखें तो हमने काफी ज्यादा जो सिस्टम्स है हमको कंप्लीट कर चुके थे। और लास्ट लेक्चर सीरीज को देखें तो वहां पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट किया था। अगर हम आज की लेक्चर सीरीज में देखेंगे, आज की लेक्चर सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम के साथ डील करेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी जो यहाँ पे सिस्टम में बनाई हुई है, वो टॉपिक का नाम भी आपको डायग्राम के नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें किस चीज के साथ हम डील करेंगे। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या कहते हैं, जो भी कोई भी सब्सटेंस होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हम आज की लेक्चर सीरीज में आते हैं और आज की लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन हायर ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के टॉपिक को क्या करेंगे, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका क्या आएगा, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन हायर ऑर्गेनिजम्स, या आप हायर ऑर्गेनिजम्स की जगह क्या लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में किसमें आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम सारा यही देखेंगे। और एक चीज मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर सीरीज जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को किया था तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अगर कोई भी चीज होगी, चाहे वो डाइजेशन की होगी, चाहे वो रेस्पिरेशन की होगी, चाहे वो सर्कुलेशन की होगी, चाहे वो एक्सक्रीशन की होगी, वहां पे कोई भी प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस एक ही चीज से होगा। वो प्रोसेस कौन सा होता है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस आएगा, वो कौन से प्रोसेस से आएगा, डिफ्यूजन। इसका मतलब है एक चीज तो आपने अपने माइंड में फिट करके रख देनी है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर किसी भी तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए या किसी और फॉर्म में पूछा जाए तो आपका आंसर एक ही आना चाहिए, डिफ्यूजन। चाहे वो डाइजेशन का हो, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे किससे करेंगे, डिफ्यूजन से करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू अवर मेन टॉपिक, अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये हमारा कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन कितनी टाइप्स की होती है उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारी डिफाइन आएगी कि एक्सक्रीशन क्या होती है। यो आपने, मेरे को लगता है कि होप है कि आप सभी ने ये एक्सक्रीशन की डिफाइन अपनी पहली क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी। 6th 7th में आपको एक चैप्टर दिया है, यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको वहां पे दी जाती है। तो अगर हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करें तो एक्सक्रीशन की डिफाइन क्या आएगी, एक्सक्रीशन की डिफाइन होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ nitrogenous waste products from the body of an organism। तो हमारी एक डिफाइन क्या निकल के आई एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है, यहाँ पे रिमूवल, मेन वर्ड क्या है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। बाहर किसको निकालेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। हम अभी देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे रिमूवल होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की, किसकी बॉडी से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। अगर हम इसकी एक और डिफाइन देखें तो हम एक्सक्रीशन की एक और डिफाइन लिख सकते हैं। एक्सक्रीशन की दूसरी डिफाइन क्या आएगी, एक्सक्रीशन की दूसरी डिफाइन आएगी प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid का मतलब क्या होता है, फ्री हो जाना। प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक substances produced inside the body of an
प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सक्रीशन, उसकी डिफाइन हमने दो डिफाइन किया। आप इनमें से किसी भी एक डिफाइन को चूज करके लिख सकते हो, या तो अगर आप दोनों लिखोगे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो पहली डिफाइन क्या है, रिमूवल करनी है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की, किसकी बॉडी से, ऑर्गेनिज्म की। दूसरा क्या है, रिड करनी है वेस्ट प्रोडक्ट्स की या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कितने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में कौन कौन से जो नाइट्रोजनस, जैसे हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारी बॉडी में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की। तो हम लिख सकते हैं, एक तरह से हम उसको, उस टॉपिक को नाम भी दे सकते हैं। हम टॉपिक को अगर उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक सब टॉपिक देंगे तो हम उसको लिख सकते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ organisms, classification of organisms on the basis of नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये देख के कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो तीन कैटेगरी इसमें आती है उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है उसको हम कौन से ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आपकी कौन सी आ गई, मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी आपकी, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। द्वारा से आपको नाम से ही पता चला यूरियोटेलिक, तो कुछ इसी चीज के साथ ये क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। और तीसरी आपकी कैटेगरी आएगी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, तो यहां पे भी नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब हम तीनों कैटेगरी में देखते हैं कि कौन कौन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आपको दी है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक से एक वर्ड बन रहा है अमोनिया। तो मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में रिमूव होंगे, अमोनिया की फॉर्म में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन द waste products are removed in the form of ammonia। तो जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में रिमूव किए जाएंगे, अमोनिया की फॉर्म में। और इनकी एग्जांपल देखें तो इनकी एग्जांपल कौन कौन सी आएगी, इनकी एग्जांपल आती है एनालिड्स। आपने 9th क्लास के 3rd चैप्टर में डाइवर्सिटी में पढ़ा हुआ है एनालिड्स की कैटेगरी। और दूसरी कौन सी आएगी, मोलस्क की, जो एनिमल किंगडम में फॉल करते हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो यूरियो से वर्ड बन रहा है यूरिया, जो आप सभी ने फैमिली सुना होगा। तो यहां पे क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स वो मोस्टली किसकी फॉर्म में होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं, यूरिया की फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं। और याद रखना यहां से आपको मल्टीपल बन सकता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया होता है। तो इसकी एग्जांपल में कौन आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स। और उसके बाद लास्ट आएगा यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक से क्या नाम बन रहा है, यूरिक। तो मतलब इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, यूरिक एसिड की फॉर्म में होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में रिमूव किए जाएंगे, यूरिक एसिड की। और इनमें किसकी एग्जांपल आती है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे यहीं पे आते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ये मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है,
ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया ज्यादातर एनालिट्स और मोलस्क में क्यों होता है, क्योंकि ये पानी में ज्यादा रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये जो अमोनिया होता है इसको बड़ा ज्यादा पानी चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, और जो यूरियोटेलिक होता है इसको लेस वाटर चाहिए, और जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बिल्कुल लेस वाटर चाहिए। अगर आपने बर्ड्स या रेप्टाइल्स की फेसेस देखी होगी तो इनमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हमने देखा कि अभी तक के लेक्चर में हमने देखा एक्सक्रीशन क्या होती है, यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स देखा, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, और किस तरह से ये जो यूरिया हमारी बॉडी में बनता है इसको कहां से रिमूव करके बॉडी से रिमूवल की जाती है इसकी। तो अब हम चलेंगे किडनी को देखेंगे, किडनी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर को देखेंगे, और उसके बाद यूरिथ्रा। यहां से क्या होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से रिमूव आउट किए जाते हैं। तो अगर हम ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे देयर आर 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आता है, दैट इज द किडनी। सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड वन इज द यूरेटर। थर्ड वन इज द यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ वन इज द यूरेटर। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, किडनी। तो किडनी की बात करेंगे अगर हम कि किडनी क्या होती है, तो हम साथ साथ में मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूं कि किडनी क्या होती है। तो मैं पहले आपको डायग्राम से इसकी डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि, तो हम यहाँ पे डायग्राम से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि किस तरह से ये चारों पार्ट्स काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 किडनीज दिखाई देनी है। ये जो किडनीज होंगी, यहाँ पे मैंने आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका किडनी का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और ये आपको किडनी का मीन्स की ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, फिर मैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो 2 किडनीज दिखाई दे रही है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, इन किडनीज के अंदर क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो ब्लड के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, रीच करेंगे। तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो पास करके कहां पे चले जाएंगे, यूरेटर में। तो ये जो यूरेटर है, ये आपको ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये यूरेटर क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा। यूरिन को कहां से कलेक्ट करेगा, किडनी से, और वहां से पास करके कहां पे लीव कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो यूरिन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है। उसके बाद ये क्या करता है, यूरिथ्रा से जो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक चीज आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने दोबारा से यूरेटर लिख दिया था। जो 4th पार्ट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो आपका 4th पार्ट कौन सा आएगा, यूरिथ्रा। तो इस चीज को करेक्ट कर लेना आप। तो जैसे हमने अभी देखा कि किडनी के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब हम किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट किडनी को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो किडनी होती है, किडनी की हम बात करें तो किडनी क्या होती है, दीस आर 2 इन नंबर। किडनी 2 होती है नंबर में, दीस आर 2 इन नंबर। और कहां पे प्रेजेंट होती है, 2 इन नंबर, प्रेजेंट इन द, किडनीज आर 2 इन नंबर, प्रेजेंट इन द। तो हमारी बॉडी में कितनी कैविटीज होती है, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, 2 कैविटीज होती है, थोरैसिक और एब्डोमिनल। तो जो किडनीज होती है 2 इन नंबर, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी दोनों साइड्स पे ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम किडनी के आगे बात करें तो ये जो किडनीज होती है, किडनीज क्या होती है, दीज आर ब्राउन कलर, pear shaped
These are brown colored pear shaped structures. ये जो किडनीज होती है ब्राउन कलर के पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, राजमा के दाने या बीन के दाने कितने होते हैं। अगर हम किडनी की डायमेंशन की बात करें तो ये जो किडनीज होती हैं दीज आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक and weighs about 150 grams। तो किडनी दो होती है नंबर में, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पे, मतलब बैकबोन की एक साइड पे। ब्राउन कलर होते हैं, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं और वेट कितने करते हैं 150 ग्राम। अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पे डायग्राम में एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बताऊं तो आप यहाँ पे दिख रहे हो किडनी थोड़ी सी यहाँ पे क्या है कर्व है। ये जो कर्व्ड साइड है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कनकेव और कन्वेक्स मिरर, तो ये जो अंदर वाली साइड से कर्व होती है उसको हम कनकेव बोलते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं हीलियम। तो यहाँ पे आपका किडनी का एक और पॉइंट बन जाएगा कि जो कनकेविटी होती है किडनी की, दैट इज concavity of kidney is known as helium। जो किडनी की कनकेविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। आगे हम और किडनी के बारे में 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम किडनी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो जो किडनी का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो थोड़ा सा इसका इंटरनल पार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे हम इसके इंटरनल पार्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट किडनी के बारे में लिखेंगे, किडनीज आर सेड टू बी एसिमेट्रिकल। जो किडनीज होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो किडनीज होती हैं वो एसिमेट्रिकल, मतलब दोनों किडनीज एक ही जगह पे प्रेजेंट नहीं होती है बराबर। किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, दैट इज बोथ द किडनीज आर not present at the same level। दोनों किडनीज एक ही लेवल पे प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, बिकॉज या आप लिख सकते हो दैट इज द राइट किडनी, जो राइट साइड वाली किडनी होती है, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। द राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। तो आपको वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे क्यों है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि यो बिकॉज यो राइट साइड होती है, बिकॉज राइट साइड ऑफ द किडनी, जो किडनी की राइट साइड होती है, राइट साइड ऑफ किडनी उसको किसने ऑक्युपाई किया होता है, राइट साइड ऑफ द किडनी इज ऑक्युपाइड बाय लीवर। क्योंकि राइट साइड के पास लीवर होता है तो ये थोड़ा सा पार्ट होता है वो लीवर ने कवर कर लिया होता है। ठीक है, अगर हम इंटरनली किडनी के अंदर देखें, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरनली किडनी कंसिस्ट ऑफ millions of uriniferous tubules। जो किडनी होती है उसमें मिलियंस में यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, which helps in the formation of यूरिन। जो यूरिन की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हो किडनी इज
divided into किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। किडनी को दो जोन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द रीनल वर्ड किसके लिए आता है? किडनी के लिए। फर्स्ट वन इज द रीनल मेडुला एंड सेकेंड वन इज द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये आपकी किसकी डिस्क्रिप्शन आ गई? ये आपकी किडनी की डिस्क्रिप्शन आ गई कि किडनी दो होती हैं, पियर शेप्ड है, ब्राउन कलर की। डायमेंशंस की बात की, दोनों किडनी एक लेवल पे नहीं होती है, एक नीचे होती है, दूसरी ऊपर होती है। क्यों होती है? क्योंकि राइट साइड लीवर के पास होता है। किडनी के अंदर यूरिनरी वेस्ट ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिन को बनाते हैं और किडनी को दो जोन्स पे डिवाइड कर सकते हैं, रीनल मेडुला एंड रीनल कॉर्टेक्स। अब हम किडनी के सेकंड पार्ट के ऊपर चढ़ते हैं जो यूरेटर है, और अब का पार्ट काफी सिंपल पार्ट आएगा जो जल्दी से कवर हो जाएगा। तो अगर हम किडनी के सेकंड पार्ट की बात करें तो जो किडनी का सेकंड पार्ट आ रहा है वो कौन सा है? यूरेटर। तो यूरेटर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? यूरेटर क्या होते हैं? These are a pair of long tube-like structures. ये क्या पेयर? These are a pair of long tube-like structures which collects urine from helium of kidney and pours it into urinary bladder. तो यूरेटर क्या है? एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स है। यो क्या करते हैं? यूरिन को कलेक्ट करते हैं हीलियम से किडनी की, जैसे डायग्राम में दिखा रहे हैं, और उनको पोर कहां पे कर देते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। दूसरा पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस के बारे में बताया था, वहां पे पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है। सेकेंड जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है वो कहां पे होती है? यूरेटर में। दे कलेक्ट्स यूरिन वाइल पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये यूरिन को कलेक्ट करते हैं किस मूवमेंट से? पेरिस्टैटिक मूवमेंट से कलेक्ट करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। किडनी का जो थर्ड पार्ट आएगा वो आपका कौन सा आएगा? यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड पार्ट जो किडनी का आएगा, थर्ड पार्ट आपका कौन सा आएगा? दैट विल बी द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये क्या है? एक मस्कुलर बैग की तरह स्ट्रक्चर है। इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर which helps in temporary storage of waste materials. ये टेम्पररी स्टोरेज करता है किसकी? वेस्ट मटेरियल्स की। और उसके बाद लास्ट पार्ट में हम आएंगे यूरिथ्रा। इट इज एन elongated part। जो यूरिथ्रा है ये क्या है? elongated part है। इट इज एन elongated part which helps in the removal of urine to the outside, तो इस तरह से हमने जो किडनी के थे वो सारे पार्ट्स को कवर किया। अब मैं आपको किडनी के थोड़े से इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं तो यहाँ पे आपको रीनल आर्टरी दिखाई दे रही है। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में बात करेंगे, ये हम कल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को डील करेंगे। यहाँ पे रीनल आर्टरी बताई हुई है। ये रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लाती है जिस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद जब रीनल आर्टरी से वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो यहाँ पे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, जो हमने बात की थी मिलियंस ऑफ, वो यहाँ पे क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन करते हैं और फिर रीनल वेन से जो प्योर ब्लड होता है वो वापिस चला जाता है। और यहाँ पे यूरिटर दिखाया, वो यूरिटर से वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ पे चले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिटर से क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं।
जैसे कि पता है आपको, हमने अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज के बारे में डिस्कस किया, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बारे में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये राइज करता है हमारे माइंड में कि किडनीज में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अब हम उन पार्ट्स को देखेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो किडनी में किस में हेल्प करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है और नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसका मतलब है किडनीज के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो अब जिस टॉपिक के ऊपर हम मूव करेंगे वो हमारा कौन सा टॉपिक आ जाएगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनीज के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात करेंगे वो हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, वो हमारा आएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में आएगा। तो अब हम कुछ बेसिक आइडिया, बेसिक इंफॉर्मेशन नेफ्रॉन के बारे में लिखते हैं कि नेफ्रॉन की क्या क्या बेसिक फंक्शनिंग होती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो हम लिखते हैं नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल and functional units of kidneys। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। जो नेफ्रॉन होता है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो नेफ्रॉन होता है वो दो पार्ट्स से क्या होता है, बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो पार्ट से बने होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज वुमेन्स कैप्सूल। जो नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज नेफ्रिक ट्यूब्यूल। वुमेन्स कैप्सूल को हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। और ये जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है ये तीन पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड वन इज द लूप ऑफ हेनली, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनली। एंड थर्ड पार्ट इज द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल इन तीन पार्ट से क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेफ्रॉन्स वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और नेफ्रॉन खुद भी दो पार्ट से बना होता है। फर्स्ट पार्ट इसका वुमेन्स कैप्सूल होता है, सेकंड पार्ट नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है। और नेफ्रिक ट्यूब्यूल को तीन पार्ट से बना होता है। फर्स्ट वन इज द पीसीटी, सेकंड वन इज द लूप ऑफ हेनली एंड थर्ड वन इज द डीसीटी। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है नेफ्रॉन की। मैं आपको यहीं से पहले पूरी की पूरी डायग्राम को अंडरस्टैंड करवाऊंगा ताकि आपको डिस्क्रिप्शन खुद से भी बना के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफरेंट आर्टरियोल। यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। एक चीज याद रखें, यहाँ पे भी आपके लिए रीनल बर्ड का यूज होगा। रीनल बर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, किडनी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्या होती है, एफरेंट आर्टरियोल्स आती है। एफरेंट आर्टरियोल्स क्या होती है, वो रीनल आर्टरीज होती हैं जो बॉडी से ब्लड को लेके आएंगी। जिन ब्लड में क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है कैपिलरीज का। उन नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ से सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीचे मूव करके कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं और प्योर ब्लड इफरेंट आर्टरियोल से बॉडी में चला जाता है। तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल होता है और यहाँ पे आपको ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये जो आपको कप शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी लाइनिंग कर रहा हूं, इस कप शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं और वुमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। ये उस नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट को बनाता है। इस रीनल कैप्सूल आपको यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बेसिकली एक लेयर होती है सेल्स की, जो फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, ये पूरे वुमेन्स कैप्सूल को क्या किया होता है, इसने कवर किया होता है। ये सेमी परमिएबल होता है, यहां से चीजें मूव कर सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स ने सराउंड किया है। और इस वुमेन्स कैप्सूल में एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, जिन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है, अब जहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एब्जॉर्ब के साथ साथ
ये मैक्सिमम अमाउंट में जो वाटर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और जहां तक है ये जो रीनल कैप्सूल या बुमेन कैप्सूल होता है, ये कहां पे होता है? किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये मूव करके कहां पे चले जाता है? सेकंड पार्ट में चले जाता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल में। ये जो कॉइल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे पहला पार्ट कौन सा आ रहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पे हम क्या बोलते हैं इसको? पीसीटी बोलते हैं। इस पीसीटी में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है किसकी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, कोई भी चीज प्रेजेंट होगी तो वो यहां से क्या की जाएगी? रीएब्जॉर्ब की जाएगी। उसके बाद यहां से मूव करके कहां पे चली जाएगी? डिसेंडिंग लिम्ब में चली जाएगी। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर को परमिएबल होता है और साल्ट्स के लिए क्या होता है? ये इम्परमिएबल होता है। फिर मूव करके असेंडिंग लिम्ब में चली जाएगी। असेंडिंग लिम्ब में ऑपोजिट हो जाता है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा और साल्ट्स के लिए क्या हो जाता है? परमिएबल हो जाता है। इसी तरह से ये मूव करते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चली जाती है। यहां से फिर से वाटर के साथ साथ जूसफुल सबस्टेंसेस को एब्जॉर्ब किया जाता है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्टिंग डक्ट में डाला जाता है और उस कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरेटर में जाता है। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से सारी चीजें क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से ये जो नेफ्रॉन होता है, ये सारा का सारा नेफ्रॉन पार्ट होता है जो हमारी किडनीज के अंदर क्या करता है? फंक्शन करता है। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वुमेन्स कैप्सूल, इसके बारे में 2-3 चीजें लिखेंगे और उसके बाद नेफ्रिक ट्यूब्यूल को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होता है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल को डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स कैप्सूल में कौन कौन सी चीजें होती है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू जो चीजें समझाई हैं वही चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस और लिखेंगे किसके बारे में? फर्स्ट पार्ट जो हमारा कौन सा आएगा? वुमेन्स कैप्सूल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा नेफ्रॉन में आएगा वो हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? वुमेन्स कैप्सूल आएगा। एवं वुमेन्स कैप्सूल की डिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं वुमेन्स कैप्सूल के बारे में कि ये क्या होता है? इट इज ए थिन वॉल्ड cup shaped structure. It is a thin walled cup shaped structure, lined cup shaped structure. It is a thin walled cup shaped structure lined with flat cells and is सेमी परमिएबल। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या आ गया कि ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पे ये कप शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और एक कप शेप का स्ट्रक्चर और इसके अंदर जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्लैट सेल्स बना के दिखाए तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा। और सेमी परमिएबल है, तभी चीजें यहाँ से क्या होंगी? नीचे मूव करके आएंगी। सेकेंड पार्ट हमारा वुमेन्स कैप्सूल का कौन सा आएगा कि वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? इन वुमेन्स कैप्सूल, इन द वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? इन वुमेन्स कैप्सूल देयर इज ए नेटवर्क ऑफ, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? नेटवर्क होता है। इन द वुमेन्स कैप्सूल देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। जिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या बोला जाता है? नोन एज ग्लोमुलस। जिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या बोला जाता है? ग्लोमुलस बोला जाता है। ये मैंने आपको यहां से दिखाया था। अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमुलस है, इनको एक साथ क्या बोला जाता है? हम इसके बारे में भी यहां पे एक पॉइंट में लिख लेते हैं। वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमुलस आर क्या बोला जाता है? इनको आर टुगेदर नोन एज, वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमुलस आर टुगेदर नोन एज रीनल बॉडी। इनको इकट्ठा क्या बोला जाता है? रीनल बॉडी भी बोला जाता है, रीनल कार्पसल भी बोला जाता है, रीनल कार्पसल भी बोला जाता है। और तीसरा नाम इसको क्या बोला जाता है? या इसको हम मालफिजियन बॉडी के नाम से भी बोलते हैं। तो इनको हम तीनों को इकट्ठा किसी भी नाम से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो ग्लोमुलस होता है, ग्लोमुलस का काम क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे। तो जो ग्लोमुलस होता है तो हम यहां पे लिखेंगे ग्लोमुलस एक्स एस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलस का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, इट एक्ट्स एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये दूसरा क्या होता है, एंड इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको साइट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। एंड इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन नोन एज, और इसको हम फिर वहां पे एक और नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेट का नाम यहां पे हम दे देते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं वुमेन्स कैप्सूल में कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये कप शेप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, सेमी परमिएबल है। वुमेन्स कैप्सूल में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम ग्लोमुलस बोलते हैं। वुमेन कैप्सूल और ग्लोमुलस को इकट्ठा रीनल बॉडी या रीनल कार्कस या माल्फिजियल बॉडी बोला जाता है। ग्लोमुलस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते, साइट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, और जिसको हम ग्लोमुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। एक चीज और याद रखना, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं कि जो वुमेन्स कैप्सूल होता है वो किडनी के कौन से पार्ट में लाई करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है रीनल कॉर्टेक्स और सेकेंड पार्ट होता है रीनल मेडुला। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा है कॉर्टेक्स और मेडुला और वुमेन्स कैप्सूल ऊपर वाले पार्ट में है। तो ये कहां पे लोकेटेड होगा, इट इज प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोमुलस में ऐसी क्या चीज होती है, वो फिल्ट्रेशन होती है। इन द ग्लोमुलस, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, इन द ग्लोमुलस द वाटर along with waste products comes where most of the water gets absorbed, whereas waste products are moved into the nephric tubule। तो ये हमने अपने पहले पार्ट के बारे में डिस्कस कर दिया। जो हमारा पहला पार्ट कौन सा था, वुमेन्स कैप्सूल था। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट था नेफ्रिक ट्यूब्यूल, उसके बारे में बात करेंगे। तो नेफ्रॉन में सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा आएगा, नेफ्रॉन में जो सेकेंड पार्ट हमारा आएगा वो किसके बारे में आएगा, वो आएगा आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल कितने पार्ट से बना होता है, ये 3 पार्ट से बना होगा। तो हम लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ, ये कितने पार्ट से बना होगा, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होगा ये कितने पार्ट से बना होगा, ये 3 पार्ट से बना होगा। सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। इसका हम फंक्शन ही लिखेंगे। मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ये वो साइट है यहां पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसकी की जाती है, इट इज द साइट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। तो ये चीजें यहां पे क्या की जाती है, पीसीटी में एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये साइट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, किसकी, वाटर, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स एटसेट्रा की। अब हम यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं कि जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है, फिल्ट्रेट है, इसका सेकंड पार्ट कौन सा होता है, लूप ऑफ हेनली।
तो सेकेंड पार्ट इसका कौन सा रहेगा? सेकेंड पार्ट विल बी द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा है? लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली खुद भी दो पार्ट से बना होता है, और लूप ऑफ हेनली जो दो पार्ट से बना होता है वो कौन सा होता है? एक आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे, जिसको हमने कौन सा लिखा हुआ है? असेंडिंग लूप या असेंडिंग लिम्ब भी लिख सकते हैं। और सेकेंड कौन सा है हमारा? सेकेंड वन इज द डिसेंडिंग लिम्ब और लूप। तो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आपको दो तरह से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको डिसेंडिंग लिम्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब दिखाई दे रहा है। ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब्स होती हैं, लूप होते हैं, ये दोनों जुड़ के किसको बनाते हैं? लूप ऑफ हेनली को बनाते हैं। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब आपको दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये किसके लिए परमिएबल होती है? असेंडिंग लिम्ब और लूप इज परमिएबल टू वाटर एंड impermeable to salts and impermeable to salts like sodium chloride। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग लिम्ब का फंक्शन आ गया कि ये वाटर के लिए परमिएबल होती है पर इम्परमिएबल होती है साल्ट्स के लिए। और डिसेंडिंग लूप इसके ऑपोजिट चले जाएगी, ये इम्परमिएबल हो जाएगी किसके लिए? इट इज इम्परमिएबल टू साल्ट्स एंड परमिएबल टू वाटर। तो यहां पे फंक्शन क्या आया था? ऑपोजिट और लूप ऑफ हेनली। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये दोनों जुड़ के किसको बना देती हैं? दे बोथ फॉर्म द लूप ऑफ हेनली। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट कौन सा था? थर्ड पार्ट इज द DCT। जो आपको ऊपर वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये जो लूप ऑफ हेनली दिखाई दे रहा है, ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? ये रीनल मेडुला में प्रेजेंट है। तो DCT कहां पे प्रेजेंट है? DCT आप देख रहे हो, इट इज प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है एंड ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और ओपन कहां पे कहता है? कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन कहता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द नेफ्रिक filtrate and pour the waste products into collecting duct या collecting tubule। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरह से जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी जो फंक्शनल यूनिट है वो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? वो हमें दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमुलस में एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके साथ कुछ जूसफुल प्रोडक्ट्स को सेमी परमिएबल होती है मूव करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा, जो कॉर्टेक्स वाली साइड पे लाई करता है। कॉर्टेक्स पीसीटी में क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स की। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब जो वाटर के लिए परमिएबल होती है, साल्ट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। फिर चले जाएगी सेंडिंग लिम्ब में जो वाटर के लिए यो अगेन साल्ट्स के लिए परमिएबल हो जाता है, वाटर के लिए परमिएबल। और सेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब किसको बनाती है? लूप ऑफ हेनली को बनाती है। और ये मेडुला में प्रेजेंट है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में द्वारा से वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, कॉर्टेक्स साइड पे प्रेजेंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स कहां पे आएंगे? यूरिटर में, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े थे, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरिथ्रा में। तो अब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और एक्सक्रीटरी सिस्टम में डील करेंगे, जो हमारा किसका आएगा? दैट विल बी ऑफ आर्टिफिशियल किडनी।
नेफ्रॉन के बाद एक लास्ट टॉपिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारा टॉपिक। तो कई बार क्या होता है कि कई ह्यूमन बींग्स में जो किडनीज होती है वो काम करना बंद कर जाती हैं, तो उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी बॉडी में किडनी काम करना बंद कर जाती है, उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। किस प्रोसेस से? डायलिसिस के प्रोसेस से रिमूव किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डायलिसिस की डिफाइन दिखाई दे रही है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस वो प्रोसेस है जब टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, या जब नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हमारी किडनी काम करती है उस तरह से वो काम नहीं करेगी, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं होंगे। तो जब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम रिमूव करते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस वर्क किसके ऊपर करती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो प्रोसेस व्हेन टॉक्सिक मटेरियल गेट्स अकम्युलेटेड इन अवर बॉडी, वो प्रोसेस जब टॉक्सिक मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और देयर एलिमिनेशन या उनकी जो रिमूवल होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, तो वहां पे हम डायलिसिस का यूज करते हैं। और डायलिसिस किसके ऊपर वर्क करता है? डिफ्यूजन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेक्निक बताई हुई है डायलिसिस की पूरी टेक्निक बताई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमो वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है? ब्लड के लिए स्टैंड करता है। और डायलिसिस किसके लिए? रिमूवल के लिए। मतलब जब ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे तो उनकी रिमूवल की जाएगी। तो ऐसे ही आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इस डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जब किडनी काम नहीं करती है तो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ ए पेशेंट इज टेकन। जिस पेशेंट में किडनी काम नहीं कर रही होगी उस पेशेंट की आर्टरी से क्या किया जाएगा? ब्लड को लिया जाएगा। जब आर्टरी से ब्लड को लिया गया तो फिर उस ब्लड को पास कहां पे करवाया जाएगा? पंप में पास करवाया जाएगा। पंप में यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का। उस पंप के बाद यहाँ पे एक एंटी कोगुलेंट होगा जिसका नाम हेपरिन होता है, उसको ऐड किया जाता है। और उसके बाद ये जो ब्लड होता है ये कहां पे चला जाता है? ये एक्चुअल मशीन में चला जाता है। यहां से जो ब्लड है आर्टरी से आया, पंप से गया, पंप के बाद एंटी कोगुलेंट हेपरिन ऐड हुआ, हेपरिन के बाद ब्लड कहां पे चला गया? एक्चुअल मशीन में चला गया। एक्चुअल मशीन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनलेट, और इनलेट के सामने मैंने लिखा हुआ डायासाइलेट। अगर आप डायासाइलेट को यहाँ पे लिखोगे, मैंने आपको वहां पे लिखे दिखाया है, डायासाइलेट की सेम कंपोजिशन होती है ब्लड की तरह ही। मतलब जो डायासाइलेट है वो पूरा का पूरा ब्लड की तरह ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ पे आया होता है उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो डायासाइलेट होता है उसके पास सारी कंपोजिशन ब्लड की है, बस वेस्ट सब्सटेंसेस इसके पास नहीं होंगे। तो जब यहाँ से इनलेट से डायासाइलेट को अंदर ऐड किया गया तो ये जो ब्लड होगा, इस ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, तो जैसे हमने किया था डिफ्यूजन, तो डायासाइलेट में वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 है और ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? बड़ी ज्यादा हाई है। तो हाई से लो कंसंट्रेशन में वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव करने चाहेंगे और कहां पे मूव करके चले जाएंगे? डायासाइलेट में मूव करके चले जाएंगे। और डायासाइलेट को हम आउटलेट से क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे। तो ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो गया, फिर उस ब्लड को बारमन में भेजा जाता है। यहाँ पे एंटी हेपरिन मतलब जो यहाँ पे एंटी कोगुलेंट डाला गया था उसके अगेंस्ट डाला जाता है ताकि ब्लड वार्म कर जाए, मूव करना स्टार्ट कर जाए, और उसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू बॉडी में भेजा जाता है। तो इस तरह से हमने किडनी में जब किडनी वर्क नहीं करती है तो उसकी टेक्निक के बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो एक और मेन टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आपने अभी देखा कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। यहाँ पे हमने नेफ्रॉन में देखा कि किस तरह से जो यूरिन होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर में, हम उसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आएगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो लास्ट टॉपिक, जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस बोला था। तो जो हमारा इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, कौन हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, द प्रोसेस ऑफ transportation in
प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में जैसे वाटर और मिनरल्स, अकर्स, ये किसकी मदद से होता है, अकर्स विद द हेल्प ऑफ, occurs with the help of roots and vascular tissue उस vascular tissue को हम क्या बोलते हैं, known as xylem, उसको हम क्या बोलते हैं, xylem बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है जैसे वाटर और मिनरल्स वो रूट्स की मदद से होता है, और किस वाले वेस्कुलर टिश्यू की मदद से होता है, जाइलम की मदद से होता है। सिमिलर फूड इन प्लांट्स, जो फूड होता है प्लांट्स में, फूड इन प्लांट्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड, food in plants gets transported from leaves to different parts of the body, from leaves to different parts of the plant body, किसके थ्रू, एक और वेस्कुलर टिश्यू होता है, gets transported to the plant body through phloem। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में किसकी मदद से हो रहा है, वेस्कुलर टिश्यू की मदद से हो रहा है। तो हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, transportation in plants takes place with the help of vascular or conducting tissue। तो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हम देख रहे हैं सबसे पहले जाइलम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और फ्लोएम किसकी कर रहा है, फूड की। और जाइलम और फ्लोएम को हम इकट्ठा क्या बोल सकते हैं, हम इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं इकट्ठा, और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहला कंपोनेंट उठाएंगे इसमें, जो हमारा कौन सा होगा, जाइलम होगा, और जाइलम के बारे में यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका कौन सा पॉइंट आएगा, जाइलम, ठीक है। तो जाइलम कहां पे प्रेजेंट होता है, तो जाइलम की अगर हम बात करेंगे तो जाइलम का पहला पॉइंट कौन सा आएगा, इट इज, तो जाइलम कहां पे प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट, जो जाइलम है ये कहां पे प्रेजेंट है, अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम कहां पे प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स एंड, जो जाइलम है ये कहां पे प्रेजेंट है, रूट्स पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स एंड हेल्प्स इन द अपवर्ड transportation of, upward transportation किसकी करेगा, and helps in the upward transportation of water and minerals, और वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या कहता है, हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, दिस अपवर्ड मूवमेंट of water and minerals is known as ascent of sap। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, ascent of sap
बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यो किसमें हेल्प करते हैं, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आता है, दैट इज ट्रैकाइड्स। सेकेंड वन इज द वेसल्स। ट्रैकाइड्स के बाद ये दूसरे नंबर पे आपका कंपोनेंट आता है, वो कौन सा होता है, वेसल्स। थर्ड नंबर पे ये आता है, वो आपका कौन सा होता है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फोर्थ कंपोनेंट आपका आएगा वो कौन सा आएगा, दैट इज जाइलम फाइबर्स। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इन 4 कंपोनेंट्स में जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंट। जो वेसल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंट, फुल स्टॉप। These are long tubular cells. And at maturity, और जब ये मैच्योर होते हैं, and at maturity the end walls of these cells dissolve। जो इन सेल्स की एंड वॉल्स होती हैं वो डिसॉल्व कर जाती हैं। द एंड वॉल ऑफ these cells dissolves and forms a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो डिसॉल्व कर जाती हैं। डिसॉल्व करने के साथ साथ their end wall dissolves and forms a tube like structure that helps in transportation of water and minerals। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जाइलम है, जाइलम किसमें हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स की। इसकी अपवर्ड मूवमेंट को असेंट ऑफ सैप बोला जाता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें जो वेसल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये वेसल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी जो एंड वॉल्स होती है वो डिसॉल्व कर जाती है। एंड वॉल्स डिसॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर होता है वो किसमें हेल्प कर देता है, वाटर मिनरल्स में मूवमेंट में हेल्प कर देता है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो इस तरह से होगा, ऐसे आपका ये एक सेल आ जाएगा, दिस इज 1 सेल। यहां पे इसके साथ ही नीचे आपका सेकंड सेल प्रेजेंट होगा, फिर आपका यहाँ पे थर्ड सेल प्रेजेंट होगा इस तरह से। तो जैसे ही जब ये मैच्योर होते हैं तो इनकी ये जो एंड वॉल्स होती हैं, ये एंड वॉल्स डिसॉल्व कर जाती हैं, और जब एंड वॉल्स डिसॉल्व कर जाएंगी तो बीच में पूरा का पूरा एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वाटर और मिनरल्स ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सेकेंड कंपोनेंट आपका आएगा, दैट इज फिलोएम। जो फिलोएम होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, अगर हम फिलोएम की बात करेंगे तो इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, एंड हेल्प्स, इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। It is present in the leaves and helps in the transportation of food to different parts of the plant body। It also consists of, इसके ही 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। It also consists of 4 main components।
इसके भी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसका कौन सा होता है, दैट इज सीव ट्यूब प्लेट्स। सबसे पहला कंपोनेंट आएगा सीव ट्यूब प्लेट्स। सेकेंड आपका आएगा कंपेनियन सेल्स, सेकेंड वन इज द कंपेनियन सेल्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आएगा, फिलोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट वन विल बी द फिलोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन विल बी द फिलोएम फाइबर्स। तो ये आपके 4 कंपोनेंट यहां पे होते हैं। और यहां पे भी ये जो सीव ट्यूब प्लेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर लॉन्ग एंड एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी हो जाते हैं और डेड या डेड हो जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, दे फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो एक टॉपिक था उसको कंप्लीट किया। ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होती है, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फिलोएम की मदद से होती है। जाइलम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें वेसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फिलोएम हेल्प करता है फूड की ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे जो आपके सीव ट्यूब प्लेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करते हैं। अब हम इसके साथ ही एक टॉपिक और बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा चैप्टर इसी वीडियो के अंदर क्या है, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 जो आपका बायोलॉजी का है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे हम ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपका जो एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, वो आपका कौन सा टॉपिक है, ट्रांसपायरेशन वाला टॉपिक है। तो ट्रांसपायरेशन आप सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर, it is the loss of water from the aerial parts of the plant। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ये वाटर की लॉस होती है एरियल पार्ट्स, जो पार्ट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन 3 टाइप्स की होती है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप सुनी होगी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कौन सी होती है, यहां पे क्या होती है, यो लॉस ऑफ वाटर होगा, वो कहां से होगा, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। यो लॉस ऑफ वाटर कौन से कहां से होगा, स्टोमेटा। और हमने पढ़ा है स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आएगी वो हमारी कौन सी ट्रांसपायरेशन होगी, दैट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट्स में एक आउटर कवरिंग होती है, जिस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। तो जब वहां से लॉस होती है तो उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम क्यूटिकल। जब लॉस ऑफ वाटर क्यूटिकल से होगा तो उसको क्यूटिकुलर। और थर्ड ट्रांसपायरेशन आपकी आएगी जिसको हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। जब आपकी जो ट्रांसपायरेशन होती है वो फ्रूट्स में कई बार आप देखते हो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। अब जब वाटर की लॉस वहां से होती है तो उसको हम लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। तो लॉस ऑफ वाटर अकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। जो लॉस ऑफ वाटर होगी वो किसके थ्रू होगी, लेंटिसेल्स के थ्रू होगी। और जैसे हमने ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, इसी तरह अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के टॉपिक को देखें तो हम बोलते हैं प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। इन प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज स्लो, बट दे आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म स्लो है
पर वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जैसे प्लांट्स किसको रिमूव करते हैं, प्लांट्स रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज CO2 ड्यूरिंग नाइट टाइम। CO2 को रिलीज करते हैं प्लांट्स नाइट टाइम के। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं। थर्ड, वाटर को लॉस करते हैं किस प्रोसेस से, दैट इज ट्रांसपायरेशन। वाटर को लॉस किया जाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से वाटर को लॉस आउट किया जाता है। फोर्थ आपका आएगा दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब है फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का गिरना। तो ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स में एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से देखा कि आज की लेक्चर में हमने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट किया, नेफ्रॉन को कंप्लीट किया, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स को देखा, लास्ट में बिल्कुल छोटे से टॉपिक ट्रांसपायरेशन और एक्सक्रीशन प्लांट्स को देखा। और एक्सक्रीशन प्लांट्स और ट्रांसपायरेशन के साथ हमने अपने जो फर्स्ट चैप्टर की लेक्चर सीरीज क्लास 10 की बायोलॉजी को स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का जो हमारा कौन सा आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पहले चैप्टर की लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।